तो हेलो एंड वेलकम टू नासा अगेन पार्ट 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पार्ट 2 में हम देखने वाले हैं टर्म्स यूज इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक चार्ट दिख रहा होगा। ये चार्ट है कॉम्प्लेक्स का, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एनायनिक कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे लिखा है कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस और नीचे में लिखा है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। ये कुछ वो टर्म्स है जो आगे डिस्कशन में आएगी। तो टर्म्स यूज इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की सबसे पहली टर्म है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है? द सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड्स या लाइगेंड्स लिंक टू इट are enclosed in square bracket and this is called as coordination sphere। मतलब एक स्क्वायर ब्रैकेट को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, या फिर लिखते वक्त हम इस चीज़ को कोऑर्डिनेशन स्फीयर को स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाते हैं। तो बोला गया है द सेंट्रल मेटल आयन, मतलब इस एग्जांपल को अगर आप देखें तो आपको दिखेगा सेंट्रल मेटल आयन है यहाँ पे Fe एंड लाइगेंड्स लिंक टू इट। इसको लाइगेंड्स जो लिंक है वो है CN6 आर एनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट। इनको आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख दो। दिस इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो इस स्क्वायर ब्रैकेट को आप बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। मतलब एक सेंट्रल मेटल एटम और उसके लाइगेंड्स को लिखते वक्त हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में रख देते हैं और उसी स्क्वायर ब्रैकेट को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, विच इज़ अ डिस्क्रीट स्ट्रक्चरल यूनिट। ये एक स्ट्रक्चरल यूनिट या स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो सिंपल सा था। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? तो लिखते वक्त हम सेंट्रल मेटल एटम को और उससे लिंक्ड लाइगेंड्स को एक स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं और उसी स्क्वायर ब्रैकेट को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। तो ये पहली टर्म। लेट्स कम टू सेकेंड वन। सेकेंड इज कॉम्प्लेक्स आयन। तो देखते हैं क्या लिखा है। व्हेन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, मतलब यही वो स्क्वायर का ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट। व्हेन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर कंप्राइजिंग सेंट्रल मेटल आयन एंड द सराउंडिंग लाइगेंड्स, ये तो हमको पता है। स्क्वायर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर या फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सेंट्रल मेटल आयंस रहते हैं और लाइगेंड्स को रखा जाता है। व्हेन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर कंप्राइजिंग सेंट्रल मेटल आयन एंड सराउंडिंग लाइगेंड्स टुगेदर कैरी अ नेट चार्ज, अगर इसके ऊपर नेट चार्ज होगा, इट इज़ कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स आयन। तो इसको बोला जाएगा कॉम्प्लेक्स आयन। जैसे ये Fe सेंट्रल मेटल एटम हुआ, CN6 ये तो उसके लाइगेंड्स हुए और ये ब्रैकेट बना दो तो ये बन गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसके ऊपर अगर कोई चार्ज होगा, जैसे यहाँ पे 4 टू द पावर 4 माइनस चार्ज, तो इसको हम, इस पूरी चीज़ को हम कॉम्प्लेक्स आयन बोलेंगे। मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर अगर चार्ज होगा तो हम उसको कॉम्प्लेक्स आयन बोलेंगे, अगर चार्ज नहीं होगा तो हम उसको कॉम्प्लेक्स आयन नहीं बोलेंगे। इस डेफिनेशन के अनुसार हम ऐसा कह सकते हैं। तो हमने डिस्कस किया कोऑर्डिनेशन स्फीयर। लिखते वक्त हम सेंट्रल मेटल आयन को, एटम को या आयन को और इसके लाइगेंड्स को एक बॉक्स के अंदर रखते हैं और इसी बॉक्स को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। अगर इस बॉक्स के ऊपर कोई चार्ज होगा तो ये पूरी चीज़ को हम कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। उसके बाद तीसरी टर्म है आयोनाइजेबल ग्रुप। आयोनाइजेबल ग्रुप शोन आउटसाइड द ब्रैकेट आर काउंटर आयंस। मतलब आप देख सकते हैं ये पूरे इसको, तो आपको दिखेगा यहाँ पे Fe CN6 इस ब्रैकेट के अंदर लिखा है, लेकिन इसके बाहर भी कुछ तो है। ये K4 लिखा हुआ है। ये K4 ही आयोनाइजेबल ग्रुप है और इसको स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा जाता है। तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो ये K4 वाली टर्म है, ये है आयोनाइजेबल ग्रुप। और इसको आयोनाइजेबल ग्रुप इसलिए कहा जाता है जब ये कंपाउंड पूरा K4 Fe CN6 नाम का ये पूरा कंपाउंड आयोनाइज होगा। तो आयोनाइज होने पर ये 4K+ आयंस बनेंगे और इसलिए इसे कहा जाता है आयोनाइजेबल ग्रुप। तो सिंपल सी ये टर्म थी। तो हमने 3 टर्म देखी। सबसे पहली टर्म ये स्क्वायर ब्रैकेट जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। उसके बाद हमने टर्म देखी कॉम्प्लेक्स आयन, मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज होगा तो उसका हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स आयन। और फिर हमने बात की आयनाइजेबल ग्रुप की, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो ग्रुप रहता है
जो चीज़ उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेबल ग्रुप। तो हमारी जो नेक्स्ट टर्म है, फोर्थ टर्म, वो है चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। लिखा गया है द नेट चार्ज रिसाइडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन इज द चार्ज नंबर। तो कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर जो चार्ज होगा वही नेट चार्ज होगा, उसी को हम चार्ज नंबर बोलेंगे। जैसे हमने हेक्सासाइनोफेरेट आयन 2 को हम ऑलरेडी बात कर रहे थे। अगर इस कॉम्प्लेक्स को देखा जाए, कॉम्प्लेक्स आयन को देखा जाए, तो इसके ऊपर ये 4- चार्ज है और इसी चीज़ को हम बोलते हैं चार्ज नंबर, क्योंकि ये नेट चार्ज है कॉम्प्लेक्स आयन का, और नेट चार्ज जो कॉम्प्लेक्स आयन का होता है उसी को हम चार्ज नंबर कहते हैं। तो हमने ये हेक्सासाइनोफेरेट के बारे में कुछ बातें डिस्कस की। जैसे हमने बोला कि सेंट्रल मेटल एटम और इसके लाइगेंड्स को एक बॉक्स के अंदर रखते हैं और इस बॉक्स को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। फिर हमने बात की कि अगर इसके ऊपर कोई चार्ज होगा तो ये पूरी की पूरी चीज़ को हम कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। और आगे में वो K4 लिखा हुआ था, इसको आयोनाइजेबल ग्रुप कहते हैं। और इसके बाद हम बात करें ये 4- जो इसके ऊपर नेट चार्ज है, इसको चार्ज नंबर कहा जाता है। तो बड़ा ही सिंपल सा ये पूरा टर्म्स है। आगे, इट इज़ अलजेब्रिक सम ऑफ द चार्जेस कैरिड बाय मेटल आयन एंड द लाइगेंड्स। ये 4- चार्ज इसके ऊपर कैसे आया है, तो इसका कारण ये है कि ये अलजेब्रिक सम है, मतलब एडिशन है। किस चीज़ का एडिशन है? ये एडिशन है मेटल आयंस के चार्ज का और लाइगेंड्स के ऊपर के चार्ज का। मतलब मेटल आयंस और लाइगेंड्स दोनों के चार्ज का एडिशन कर दो तो आपको मिलेगा ये नेट चार्ज। जैसे ये FeCN6 कॉम्प्लेक्स मतलब हेक्सासाइनोफेरेट 2 वाले में 4- जो आपको चार्ज दिखता है, तो ये 4- आया कहाँ से? तो सबसे पहले Fe के ऊपर चार्ज होगा 2+, क्योंकि ये फेरस आयन है, तो हम इसको लिखेंगे +2 और प्लस ये Cn टोटल है 6, तो यहाँ पे लिख देंगे 6। और Cn के ऊपर चार्ज होता है Cn-, मतलब सिंगल -1 चार्ज, तो ये हो गया 2 - 6 = -4। मतलब हमने क्या किया, तो सिंपल सा एडिशन किया है हमने ये मेटल आयन के चार्ज का और ये लाइगेंड्स, टोटल लाइगेंड्स है उनके चार्ज का, और यही चार्ज का एडिशन जो होता है अलजेब्रिक सम, यही होता है चार्ज नंबर। मतलब चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, द नेट चार्ज रिसाइडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स ऑफ आयन के ऊपर का जो नेट चार्ज लिखा होगा वही उसका चार्ज नंबर होगा। और चार्ज नंबर निकालते कैसे हैं, तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, बॉक्स के अंदर जो मेटल आयन होगा उसका चार्ज और जितने भी लाइगेंड्स होंगे उनका चार्ज, उन चार्ज का एडिशन करेंगे तो हमको ये बॉक्स के ऊपर लिखने के लिए चार्ज नंबर या नेट चार्ज मिल जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म की तरफ जाते हैं। तो हमारी 5वीं टर्म है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। तो अभी तक हमने कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बारे में जानकारी हासिल कर ली, उसके बाद हमने कुछ और चीज़ों की बात की, लेकिन फाइनली हमने कंप्लीट किया चार्ज नंबर। मतलब ये 4- जो है जिसे हम चार्ज नंबर कहते हैं। अभी इसी चार्ज नंबर की मदद से हम इस Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। और सिंपल सा कैलकुलेशन है, जो भी आयन होगा उसके ऊपर का चार्ज हम लिखते जाएंगे, बाद में ये ब्रैकेट जब आएगा तो हम उसके आगे =, लिख देंगे और ये 4- = के आगे लिख देंगे। जैसे Fe की अगर बात की जाए, Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट हमको निकालना है, इसलिए इसको ले लेंगे हम X, और फिर ये ब्रैकेट है तो यहाँ पे लिख लेंगे +। उसके बाद ये Cn के ऊपर का चार्ज, तो Cn के ऊपर चार्ज रहता है -1, इसलिए हम इसको लिख देंगे यहाँ पे -1। और टोटल Cn कितने हैं, तो टोटल 6 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 6 से। और क्योंकि अब ये ब्रैकेट कंप्लीट हो गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कंप्लीट हो गया, तो इसके आगे लिख देंगे = का साइन, और = के आगे इसके ऊपर टोटल चार्ज लिखा हुआ है -4-, तो यहाँ पे लिख देंगे -4। तो बड़ा ही सिंपल सा था कि आपको बस जो कॉम्प्लेक्स आयन दिया है उसको आपको मैथमेटिकल फॉर्म में कंप्लीट करना है, और बस कैलकुलेशन करिए और आपको आंसर ऑक्सीडेशन स्टेट मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे x -1 × 6, तो ये हो गया -6 = -4। अब ये -6 को उस साइड में शिफ्ट कर दीजिए, तो x = -4 और -6 उधर जाएगा तो हो जाएगा +6,
और आंसर आ जाएगा +2। तो x इक्वल टू +2 और x का मतलब हमने लिया था ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe। तो Fe जो मेटल आयन है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमको मिल चुका है और वो ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। तो बड़ा ही सिंपल सा कैलकुलेशन है। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर की टर्म है उसको एक सा लेफ्ट हैंड साइड में लिख दीजिए और सभी का एडिशन कर दीजिए। देखते वक्त ध्यान रखिए कि उसके अंदर लाइगेंड्स कितने हैं और इस लाइगेंड्स कौन सा लाइगेंड है। तो यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात है, ये जो CN लाइगेंड यहाँ पे यूज़ हुआ है ये मोनोडेंटेट है। इसको याद रखिए, आगे में इसका काम ज़रूर हमको पड़ेगा। तो हम नेक्स्ट टर्म की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारी 6वीं नंबर की जो टर्म है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। तो ये भी सिंपल सा टर्म है, देखते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन अटैच टू मोनोडेंटेट लाइगेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइगेंड बाउंड टू इट। मतलब सिंपली लिखा क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर किसका, तो मेटल आयन का। ये जो मेटल आयन है इनका कोऑर्डिनेशन नंबर हमको अगर निकालना है तो बस सिंपली करना क्या होगा, नंबर तो हमको देखना होगा कितने मोनोडेंटेट लाइगेंड्स इसको अटैच है। तो देखते हैं, इसको CO का अटैच है पहले तो ये NH3 और ये टोटल कितने अटैच है तो 4, तो ये हो गया 4। और CO को वैसे ही अटैच है Cl2 और ये कितने अटैच है 2, तो टोटल हो गया 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इस सेंट्रल मेटल आयन का इस केस में हो गया 6। तो सिंपल था, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इज 6। इस केस में हो गया 6 और ये 6 इसलिए हुआ क्योंकि ये जो NH3 है ये एक मोनोडेंटेट लाइगेंड है। हमने देखा था मोनोडेंटेट का मतलब, मोनोडेंटेट मतलब वो जैसे ये मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ नाइट्रोजन ही ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। और ये Cl2 में भी Cl नेगेटिव आयन है और ये भी मोनोडेंटेट लाइगेंड हुआ। क्योंकि ये मोनोडेंटेट लाइगेंड है तो बस हमको देखना है कि टोटल मोनोडेंटेट लाइगेंड वो पर्टिकुलर मेटल से कितने अटैच है। जितने भी उसको अटैच होंगे वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर बोला जाएगा। तो बड़ा ही सिंपल था ये तो सवाल। ये तो केस 1 हुआ। केस 1 में हमने बात की अगर मेटल आयन को अटैच होने वाले लाइगेंड, अगर सिर्फ अटैच होने वाले लाइगेंड मोनोडेंटेट है तो क्या होगा। लेकिन अगर ये मोनोडेंटेट ना हो के पॉलीडेंटेट होते तो क्या होता, ये केस सेकंड में हम देखते हैं। तो यही चीज़ हमको निकालनी है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन है CO कोबाल्ट और इस कोबाल्ट का हमको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। लेकिन ये इतना भी आसान, हमने देखा था कि बस इसको काउंटिंग कर लो। वैसे अगर काउंटिंग की बात सिर्फ की जाए तो यहाँ पे 3 इसको लाइगेंड्स अटैच है तो इसका आंसर 3 आना चाहिए, लेकिन गलत है। इसका आंसर 3 नहीं आएगा क्योंकि ये EN का मतलब होता है इथिलीन डायअमाइन, जो हमने कल या पहले पार्ट में स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था। अगर आपको याद होगा इथिलीन डायअमाइन का स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसा था, NH2 CH2 CH2 और NH2, ये है इथिलीन डायअमाइन और इसके पास लोन पेयर थी, राइट। तो क्योंकि ये जो इथिलीन डायअमाइन का स्ट्रक्चर है इसके पास 2 ऐसे आइटम हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, इसलिए हम सिंपली लाइगेंड्स को एडिशन करके या उसको गिन के इसका आंसर नहीं दे सकते। हमको देखना होगा कि इस लाइगेंड के अंदर कितने ऐसे लाइगेंड्स हैं, आइटम्स हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमको दिखता है EN के अंदर 2 ऐसे हैं, एक ये नाइट्रोजन और ये दूसरा ये नाइट्रोजन, इसलिए हम इसको लेंगे 2 और ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 2 ज़ा 6। इसलिए इस कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 6 क्योंकि ये केस था बाइडेंटेट लाइगेंड का। और बाइडेंटेट लाइगेंड मतलब उसके अंदर, उस लाइगेंड के अंदर 2 ऐसे आइटम होंगे जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। तो
हमने कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला, कोऑर्डिनेशन सेंट्रल मेटल आयन का, दोनों केस में। पहले केस में हमने निकाला मोनोडेंटेट वाला केस, जिसमें सिंपल कितने लाइगेंड्स अटैच है उसको गिन लो। सेकंड हमने निकाला बाइडेंटेट का, लेकिन हमने इस केस में सिर्फ गिन के फ़ायदा नहीं होगा, आपको देखना होगा उस लाइगेंड के अंदर कितने ऐसे आइटम हैं। तो बाइडेंटेट है तो ऑब्वियसली 2 है, अगर ट्राई होता तो 3 होते, है ना। मतलब जितने उसमें आइटम बढ़ते जाएंगे डोनर आइटम, उतने ही ये कैलकुलेशन में उतना नंबर हमको लेना पड़ेगा। तो डेफिनेशन एक्चुअल इसका क्या होना चाहिए? तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, अगर हमको इसका प्रॉपर डेफिनेशन बनाना है तो सिर्फ लाइगेंड्स का काउंटिंग करके बात तो नहीं बनेगी, है ना। तो इन दोनों का तात्पर्य हम यहाँ पे कंक्लूजन लिखते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन इन अ कॉम्प्लेक्स इज नंबर ऑफ लाइगेंड डोनर एटम। तो लाइगेंड के अंदर डोनर एटम कितने हैं उससे ही हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते। इसलिए एक्चुअल डेफिनेशन में वर्ड आना चाहिए नंबर ऑफ लाइगेंड डोनर एटम्स। तो नंबर ऑफ लाइगेंड नहीं, नंबर ऑफ लाइगेंड डोनर एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड टू इट और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन्वॉल्व इन अ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो कितने नंबर ऑफ डोनर एटम्स उस लाइगेंड के अंदर है जो डायरेक्टली अटैच है सेंट्रल मेटल एटम को, उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन। तो उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन इन दी कॉम्प्लेक्स। तो हमने दोनों केस से ये बात पता कर ली कि सिर्फ ये जो लाइगेंड्स हैं उसको काउंट करके बात नहीं बनती है, क्योंकि यहाँ पे तो 3 हैं, तो हमने मल्टीप्लाई किया था 3 2 = 6, तो इसलिए इसका भी आंसर हमको मिला था 6। तो हमको देखना होगा नंबर ऑफ लाइगेंड डोनर आइटम को, कितने डोनर आइटम उस लाइगेंड के अंदर है, उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे। इसलिए डेफिनेशन बनती है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन इन अ कॉम्प्लेक्स इज द नंबर ऑफ लाइगेंड डोनर आइटम्स डायरेक्टली अटैच्ड टू इट और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन्वॉल्व इन अ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, या फिर कितनी इलेक्ट्रॉन पेयर उस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इन्वॉल्व हुई है। तो जैसे अगर हम इसकी बात करें तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे था CH2 और यहाँ पे NH2 और यहाँ पे NH2, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर NH2 की तरफ से एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, वहाँ पे दूसरे NH2 की तरफ से दूसरी इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो हमको यहाँ पे अगर इस टर्म को लिखना है तो हम ऐसा लिख सकते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसी थी यहाँ पे 2, और ये टोटल कितने थे इसमें बाइडेंटेड तो 3, इसलिए 3 2 = कैसे आया 6। तो दोनों ही तरीके से हम इसको डेफिनेशन को लिख सकते हैं, या तो नंबर ऑफ लाइगेंड डोनर आइटम कितने हैं, या फिर कितनी इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व हुई है कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो इस तरह से हमको डेफिनेशन मिलता है कोऑर्डिनेट कंपाउंड का, और यहाँ पे हम सारी इम्पोर्टेंट टर्म्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आने वाली ख़त्म करते हैं। तो डाउट होगा तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए, और कोई क्वेरी के लिए मुझे कॉल करिए। बाय। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।